हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करेंगे टैली के कंसेप्ट्स। टैली जो है, टैली कई लोग ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। टैली को समझने से पहले कुछ एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आप लोगों को पता होने जरूरी है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स आप लोगों में से कॉमर्स स्टूडेंट होंगे, कुछ स्टूडेंट आप लोगों में से अदर देन कॉमर्स स्ट्रीम से होंगे। तो जो अदर देन कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये बेसिक कंसेप्ट्स नहीं पता होते, तो उन्हें ये डेप्थ में समझने की जरूरत है। कॉमर्स वालों को भी अच्छे से समझ लेना है ताकि उन लोगों की रिवीजन हो जाए। ठीक है। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम प्रैक्टिकल सेशन कब स्टार्ट करोगे। देखिए, थ्योरेटिकली पहले आप समझेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों साथ के साथ लेकर के चलेंगे अपने लेक्चर्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल क्या होता है? देखिए, अगर अकाउंटिंग टर्म्स की बात करें तो कैपिटल मतलब पूंजी। वो पूंजी जो प्रोपराइटर ने अपने बिजनेस में लगाई है। ठीक है, वो पूंजी जो प्रोपराइटर ने अपने बिजनेस में लगाई है। अब अगर किसी को पता ना हो कि मैम प्रोपराइटर क्या होता है, प्रोपराइटर यानी कि वो पर्सन जो कि बिजनेस कर रहा है। वो पर्सन जो बिजनेस कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोपराइटर बोलेंगे। ठीक है। अब कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल किस फॉर्म में हो सकती है? कैपिटल आप कैश में भी दे सकते हैं और एसेट फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसे कोई भी एक पर्सन है राम। राम ने क्या किया? अपना बिजनेस स्टार्ट किया। राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने कैश लगाया अपने बिजनेस में। ठीक है। कैश के थ्रू उसने सामान इकट्ठा किया, जो भी उसने स्टॉक आइटम्स परचेज करनी थी, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, कुछ भी जो भी उसने परचेज करना था। प्लस इसके साथ साथ उसे जरूरत पड़ गई एक लोडिंग व्हीकल की। जरूरत पड़ गई एक लोडिंग व्हीकल की। तो लोडिंग व्हीकल या तो वो कैश दे करके और फिर परचेज करके लाता, लेकिन लोडिंग व्हीकल ऑलरेडी उसके पास पड़ा था, तो उसने अपना वही पर्सनल लोडिंग व्हीकल अपने बिजनेस में लगा दिया। यानी कि आप कैश फॉर्म में भी अपने जो कैपिटल है वो दे सकते हैं, और एसेट फॉर्म में भी। एसेट यानी कि जो भी एसेट्स आपके बिजनेस में यूज हो रही हैं। ठीक है, जो संपत्तियां आप जो चीजें आपके बिजनेस में यूज हो रही है, जैसे फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है? ये फिक्स्ड एसेट्स हैं जो लॉन्ग टाइम तक आपके बिजनेस में यूज होने वाली चीजें हैं। क्लियर? सेकेंडली हम बात करें सेल्स क्या है। ठीक है। सेल्स को जानने से पहले आप रिवेन्यू को समझ लीजिए। सेल समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, बिजनेस में किस किस चीज का पैसा आता है? बिजनेस में किस किस चीज का पैसा आता है? देखिए, आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। या तो आप गुड्स बेचेंगे, या क्या करेंगे? गुड्स बेचेंगे या फिर सर्विसेज बेचेंगे। गुड्स और सर्विसेज बेचने से जो आपके पास पैसा आया, या तो आपने प्रोडक्ट्स बेची यानी गुड्स बेची, या आपने सर्विसेज बेची। ठीक है। इनको बेचने से आपके पास पैसा आएगा। इनको बेचने से जो पैसा आएगा उसे में हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिवेन्यू। ध्यान से समझिए। आप या तो अपने बिजनेस के अंदर गुड्स सेल कर रहे हो, या आप अपने बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हो? सर्विसेज सेल कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ गई? गुड्स सेल की या सर्विसेज सेल की, दोनों में से कुछ भी सेल किया, उसे हम क्या बोलेंगे? रिवेन्यू सेल। उसे हम क्या करेंगे? सेल रिवेन्यू या रिवेन्यू सेल। क्लियर? अब दूसरे तरीके से कैसे पैसा आता है? देखिए, मेन प्रोडक्ट जो है बिजनेस का, उसके अलावा, उसको बेचने के अलावा या सर्विसेज को बेचने के अलावा आपको अदर कहीं से पैसा है, किसी तरीके का कोई कमीशन मिला, दैट इज नॉट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, ये जो कमीशन आया ये मेन ऑब्जेक्ट नहीं है आपके बिजनेस का। इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया, रॉयल्टी आई, रेंट रिसीव हुआ, तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास इनकम है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये इनकम है। लेकिन इसे भी हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू बोलते हैं। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको भी हम रिवेन्यू बोलते हैं। कौन सा? इनकम रिवेन्यू। मेरी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? देखिए, दो तरीके की रिवेन्यू बिजनेस में आती है, एक सेल रिवेन्यू और एक इनकम रिवेन्यू। सेल में जो मेन आपका ऑब्जेक्ट है बिजनेस का, उसको सेल करने की वजह से, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, उससे जो पैसा आया वो सेल्स रिवेन्यू। अदर देन दैट आपके किसी और सोर्स से जो पैसा आया वो रिवेन्यू इनकम। अब मैं एक बात बताऊं, ठीक है, विद एग्जांपल हम देखेंगे। कमीशन की मैं बात करूं, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, दैट कैन बी सेल रिवेन्यू ऑल्सो, और दैट कैन बी इनकम रिवेन्यू ऑल्सो। अब आप कहोगे मैम क्यों दिमाग घुमा रहे हो? अभी तो आप कह रहे हो कि कमीशन जो है वो इनकम रिवेन्यू, आप उसको सेल रिवेन्यू में कैसे ले गए? देखो, कोई भी एक बिजनेस है जिसका मेन सोर्स ऑफ इनकम या मेन जो सर्विस है, ठीक है, उसका पैसा कमीशन की फॉर्म। अब कमीशन ही आपकी अगर मेन सर्विस है, कोई भी एक पर्सन है जो इंश्योरेंस एजेंट है, कोई भी एक पर्सन है जो इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? कमीशन, ऑब्वियसली। कोई भी एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका मेन इनकम क्या होगा? इंटरेस्ट।
तो यानी मेन इनकम कुछ भी हो सकती है, उस इनकम के अलावा कोई भी इनकम हुई उसको हम रेवेन्यू इनकम मानेंगे। अब कोई भी कमीशन एजेंट है, ठीक है, उसकी सेल रिवेन्यू क्या होगी, उसकी सेल रिवेन्यू होगी कमीशन। लेकिन अदर देन दैट उसको कोई भी रेंट मिल गया, कोई भी उसको रॉयल्टी मिल गई, इसके अलावा उसको कोई भी इनकम मिल रही है, ये हमारे पास क्या होगी, रिवेन्यू इनकम हो गई। मेरी बात समझ में आ गई? सिर्फ नाम पे मत जाना, दिमाग में ये मत बिठा लेना कि कमीशन जो है, रेंट जो है, रॉयल्टी जो है, ये तो रिवेन्यू इनकम में ही जाएंगे। नहीं, अगर एनबीएफसी की बात करोगे ना, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट उसका सेल रिवेन्यू हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? ठीक है, इंटरेस्ट के अलावा जो अदर इनकम है वो क्या हो जाएंगी, रिवेन्यू इनकम हो जाएगी। तो दो तरीके की इनकम हमने देखी अभी, एक जो मेन ऑब्जेक्टिव से आ रही हो, ठीक है, चाहे वो गुड्स बेचने से आए चाहे सर्विसेज बेचने से आए, और इसके अलावा जितनी भी रेवेन्यू इनकम आएंगी उसे हम बोलेंगे, सॉरी, इनके अलावा जितनी भी इनकम आएंगी मेन ऑब्जेक्टिव के अलावा उसे हम बोलेंगे रिवेन्यू इनकम। क्लियर एवरीवन? ठीक। कोई भी डाउट्स हो, डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जब हमारा लाइव सेशन आएगा, लाइव सेशन में आप लोग लिख के रखिए अपने डायरी में, मैं एक एक डाउट आप लोगों का क्लियर करूंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखें सेल्स। मैंने अभी अभी रिवेन्यू बताया, रिवेन्यू बताने के बाद मुझे ये सेल्स बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन मैंने अभी बताया, जो आपने अपनी मेन गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की कस्टमर्स को, उससे जो भी पैसा आएगा उसे हम सेल्स बोलेंगे, सेल्स रिवेन्यू बोलेंगे। सेल और सेल रिवेन्यू एक ही बात है। क्लियर? दूसरी बात, क्या सेल से जो पैसा आएगा वो कैश ही आना जरूरी है? नहीं, कैश आना जरूरी नहीं है। वो कैश भी हो सकता है और क्रेडिट पे भी हो सकता है, यानी उधार भी लोग हमसे माल लेकर के जा सकते हैं, उधार में भी लोग सर्विसेज ले सकते हैं, तो भी तो हम उसे सेल बोलेंगे ना। ठीक है, चाहे पैसा आ जाए या कुछ दिन बाद आए, या हो सकता है पहले से ही आ गया हो, एडवांस आ गया हो, लेकिन अगर हमने सर्विसेज आज दी हैं तो उसे सेल्स ही मानेंगे। क्लियर एवरीवन? ठीक, आगे चलेंगे। आगे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई हैं। क्या क्या? एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर समझ लोगे, एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है? दो तरीके के खर्चे बिजनेस में होते हैं। ठीक है, दो तरीके के खर्चे बिजनेस में होते हैं। सबसे पहले खर्चे, ऐसे खर्चे जो इस साल किए और इसी साल में ही उनका बेनिफिट मिलेगा। फिर से सुनिए, ऐसे खर्चे जो इस साल किए और इसी साल में ही आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं, इस साल के बाद उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? दूसरा, ऐसे खर्चे जो किए इस साल में है लेकिन उनका बेनिफिट आगे आने वाले कई सालों तक मिलेगा। बिजनेस की बात छोड़ दो, मैं नॉर्मली आप लोगों से बात कर रही हूँ। आप लोगों ने घर रेंट पे लिया है, आप लोगों का घर रेंट पे है, आपने रेंट पे किया, तो इस साल का रेंट इसी साल काम आएगा, नेक्स्ट ईयर तो काम नहीं आएगा। इस साल का रेंट इसी साल काम आएगा, नेक्स्ट ईयर तो काम आने वाला नहीं है। लेकिन आपने घर में एक फ्रिज ले लिया, आपने घर में एक फ्रिज ले लिया, टीवी ले लिया, एसी ले लिया, कुछ भी ऐसी चीज ले ली, तो क्या वो फ्रिज इसी साल काम आएगी या आने वाले कई सालों तक यूज होगी? 5 साल, 10 साल, 15 साल उस फ्रिज को, एसी को, टीवी को यूज करोगे ना। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो खर्चा तो इस साल किया लेकिन आगे आने वाले कई सालों तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, एक तो इस तरीके के खर्चे होते हैं। एक ऐसे खर्चे होते हैं जो इस साल खर्चे किए और इसी साल ही काम आएंगे। बिजली का बिल पे कर दिया, इसी साल काम आएगा। रेंट पे कर दिया, इसी साल काम आएगा। बच्चों की फीस पे कर दी, इसी साल काम आएगी। अगले साल तो फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी ना, पिछले साल के एडमिशन फीस में या ट्यूशन फीस में अगले साल थोड़ी आप स्टडी कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? अब बात करते हैं बिजनेस की। ठीक है, जब आप बिजनेस की बात करोगे तो जो बेनिफिट है, अगर बिजनेस में भी सिर्फ सेम ईयर का आपको बेनिफिट मिल रहा है, अगर बेनिफिट आपको सेम ईयर का ही मिल रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, वो आपके पास नॉर्मल एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, उसी साल के एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर। ठीक है, इस टाइप के कोई भी खर्चे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब दूसरी बात, अगर जो खर्चे हैं वो आपके पास उसी साल में किए लेकिन उसका जो बेनिफिट है, बेनिफिट आपको बाद में भी मिल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? एक सेकेंड, ये दूसरे बेनिफिट आ गए, सॉरी, ये हमारे पास कौन से हैं? जो
खर्चे उसी साल में आपके पास यूज हुए उसे हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसे हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ऐसे कोई खर्चे जो आपके पास अगले सालों तक भी काम आ रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एसेट्स, उसे हम क्या बोलेंगे, एसेट्स। जैसे फ्रिज है, एसी है, ये आपके पास क्या है, एसेट्स है। मेरी बात समझ में, ये आपके पास क्या है, एसेट्स है। लेकिन ये दोनों ही एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। अगर मैं इसका एक चार्ट आप लोगों को बना के दूं, अगर मैं एक्सपेंस का एक चार्ट बना करके दूं आपको, यहां हम एक चार्ट बनाते हैं एक्सपेंस, यहां एक चार्ट बना देंगे एक्सपेंस। यहां आ जाएगा, दो तरीके के एक्सपेंस है हमारे पास, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां लिख देंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। गिव्स बेनिफिट फॉर वन अकाउंटिंग ईयर ओनली, फॉर वन अकाउंटिंग ईयर ओनली, सिर्फ एक अकाउंटिंग ईयर के लिए बेनिफिट देते हैं। गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसेट्स। ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसेस। ये हमारे पास कहां बुक होंगे, एक्सपेंसेस में। ये हमारे पास कहां बुक होंगे, एसेट्स में। इसको हम शो करेंगे पी एंड एल में। इसको हम कहां शो करेंगे, पी एंड एल में। लिख दो, इसको मैं पूरा लिख देती हूं, शॉन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां लिखेंगे शोन इन बैलेंस शीट। इसको आप कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, इसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। अगर चार्ट आप लोगों का नहीं बना है तो ये चार्ट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में बना लेना, ठीक है। नाउ हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस बताने की जरूरत नहीं है, जो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी ये बात हो रही है, ये ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर ही यूज होते हैं। एग्जांपल मैंने बता दी थे, रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइट, वाटर, टेलीफोन एटसेट्रा, ये सब एक सेम अकाउंटिंग ईयर में यूज होने वाले एक्सपेंसेस हैं। क्लियर। अब आ जाइए प्रॉफिट पे। प्रॉफिट क्या है, गेन क्या है, ध्यान से समझना। प्रॉफिट और गेन सेम चीजें नहीं होती, अलग अलग होती हैं। देखिए, जो बिजनेस की आपने गुड्स या सर्विसेज सेल की थी, बिजनेस में जो आपके नॉर्मल नॉर्मल खर्चे हैं, नॉर्मल जो आपका बिजनेस का सेल है, उससे जो आपके पास बेनिफिट निकल करके आया उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से प्रॉफिट क्या है, जितनी भी रिवेन्यूज हैं आपके बिजनेस में उसमें से एक्सपेंस आप लोग माइनस कर दोगे अकाउंटिंग ईयर के। एक अकाउंटिंग ईयर का ही प्रॉफिट निकालोगे ना। अकाउंटिंग ईयर कहां से कहां तक का होता है बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। अकाउंटिंग ईयर कहां से कहां तक का होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर कहां से कहां तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। क्लियर। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आपके रिवेन्यू एक्सपेंसेस से कितने ज्यादा है, आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस से कितने ज्यादा है, वहां से मेरे पास क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल करके आएगा। और प्रॉफिट की वजह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की, सॉरी, जो ओनर्स है, ओनर्स की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। अब ओनर्स को तो फायदा होगा ना, प्रॉफिट किसके पास जाएगा, ओनर्स के पास जाएगा, ठीक है। नाउ गेन की बात करें, जो अदर देन दैट अगर किसी इवेंट की वजह से आपके पास कोई भी बेनिफिट आया उसे हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। जैसे कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेच दी, आपने अपना फ्रिज लिया था 10,000 का, बेच दिया 15,000 का, 5,000 जो है वो आपका गेन है, वो प्रॉफिट नहीं है। आप फ्रिज सेल करने का बिजनेस नहीं कर रहे। जैसे मैं आपको एक डिफरेंट, आपको विद एग्जांपल बताऊं, आपका जो बिजनेस है, चलो छोड़ो इसको, लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का फर्नीचर सेल का बिजनेस है, आप लोग क्या करते हो, फर्नीचर सेल करते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक आइटम्स का आपका कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर, टेबल, चेयर, कुर्सियां, बेड, सोफा, ये सब कुछ बेचते हो। आपने अपने बिजनेस यूज के लिए एक फ्रिज लिया हुआ था, ठीक है। आपने अपने बिजनेस के यूज के लिए एक फ्रिज लिया हुआ था, वो फ्रिज आप लोगों ने बेच दिया।
पुराना लिया था 10,000 का लेकिन बिक गया 12,000 का, तो वो 2,000 आपका क्या है, गेन है। मेरी बात समझ में आई? रद्दी इकट्ठी हो गई थी, रद्दी इकट्ठी हो गई थी, या कुछ भी इस तरह कोई जो भी स्क्रैप है, स्क्रैप इकट्ठा हो गया था, कोई भी स्क्रैप, तो फिर भी अगर वो फर्नीचर से रिलेटेड है तो बिजनेस का ही पार्ट माना जाएगा। अदर देन दैट कुछ भी ऐसा आपके पास इकट्ठा हो गया, आपने उसको बेच दिया, ठीक है, तो वो जो आपके पास पैसा आएगा वो आपके पास गेन माना जाएगा, वो आपके पास प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से आपने कोई भी गैम्बलिंग की से कोई भी पैसा आया, हॉर्स रेस से कोई भी, यानी इस तरह आपने बिजनेस के अलावा कहीं और से कुछ भी पैसा आए, वो आपके पास क्या माना जाएगा, गेन माना जाएगा, जो मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। आपने कोई भी कोर्ट केस जीत लिया, जो कोर्ट केस आपने जीता उस वजह से आपको जो फायदा हुआ वो आपका गेन में जाएगा। कोई भी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, तो वो जो फायदा हुआ वो गेन में जाएगा। आपने जहां पे अपना एक कोई भी प्लॉट ले रखा था, प्लॉट के आसपास से सरकार ने कोई हाईवे निकाल दिया, आपके प्लॉट के रेट बढ़ गए, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी आपकी डिस्प्यूट में चल रही थी, वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया, आपके प्लॉट के रेट बढ़ गए, तो वो चीज आपके पास क्या आ जाएगी, गेन के अंदर आ जाएगी। क्लियर? अब बात करेंगे लॉस की। लॉस क्या होगा, जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगी रिवेन्यू से, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। रिवेन्यू से जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे तो उसे लॉस बोलेंगे। लॉस की वजह से हमेशा ओनर की कैपिटल डिक्रीज होती है। अब आप कहोगे मैम ऊपर आपने कहा था प्रॉफिट से तो ओनर की कैपिटल बढ़ेगी, लॉस से डिक्रीज होगी, तो ये किस तरीके से आप बता रहे हो? देखो, जैसे राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था, राम ने अपने बिजनेस में लगाए 1 लाख रुपए, ठीक है, बिजनेस में लगाए 1 लाख, प्रॉफिट हो गया 25,000 का, तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा ना, ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा उसके कैपिटल में, क्योंकि पैसा उसने लगाया था। कितने हो जाएंगे उसके पैसे, 1,25,000। प्रॉफिट जाएगा तो एट लास्ट किसकी पॉकेट में, प्रोपराइटर की पॉकेट में जाएगा ना। मेरी बात समझ में आई? तो उसकी कैपिटल बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1,25,000। तो इसका मतलब मैम प्रॉफिट हमें कैपिटल में ही ऐड करना है। जी हाँ, प्रॉफिट आपको कैपिटल में ही ऐड करना है। तो मैम अगर लॉस हो गया तो लॉस हो गया, तो उसको माइनस भी आपने कैपिटल में से करना है, उसे माइनस भी आपने कैपिटल में से करना है। और अगर यहाँ पे लॉस होता तो इसकी कैपिटल घट के 75,000 हो जाती। मेरी बात समझ में आई? इसकी कैपिटल माइनस होके कितनी हो जाती, 75,000 हो जाती। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे पास दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट होता है हमारे पास। ट्रेड डिस्काउंट समझेंगे, जैसे जब भी हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, सेल करने के टाइम ही मैंने आपको बोल दिया कि इतने % आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप गुड्स को परचेज करना है, मैंने बोला जी 10% डिस्काउंट पे भी मैं गुड्स आपको दूंगी, आपको जितनी चाहो मर्जी खरीद लो। तो जो उस टाइम पे मैंने आपको डिस्काउंट दिया वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, डिस्काउंट की बात करेंगे। कोई भी एक पर्सन है, ये कौन है, सेलर। सेलर ने अपने शॉप के बाहर एक डिस्काउंट लगा दिया कि मेरी शॉप पे 10% ऑफ है, ठीक है। ये पर्सन कौन है, परचेजर। ये पर्सन इसके पास गया, इसने 1 लाख की गुड्स थी, इनवॉइस वैल्यू उसकी, एमआरपी कितना था, 1 लाख रुपीज। उसने परचेज कितने की, परचेज प्राइस उसका कितना आ जाएगा, 90,000 रुपीज, क्योंकि 10% डिस्काउंट मिल रहा है। ये 10% डिस्काउंट कब दिया गया, एट द टाइम ऑफ सेल। एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे इसको डिस्काउंट दिया गया। क्लियर? अब यहां पे क्या हुआ, 90,000 की से ये गुड्स पड़ गई। इस डिस्काउंट को हम नाम क्या देंगे, दिस डिस्काउंट इज ट्रेड डिस्काउंट। इसको हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब ये जो भाई साहब थे, ये भाई साहब इनके जानकार थे, ये भाई साहब इनके जानकार थे। ये बोले भैया अभी तो मेरी जेब में पेमेंट नहीं है, मैं घर जाके आपको तुरंत पेमेंट कर दूंगा, मैं घर जाके आपको तुरंत पेमेंट कर दूंगा। इन्होंने भी बोला ठीक है भैया, ये भी खुश हो गए, चलो कोई बात नहीं भाई, तू अपना आदमी है, घर जाके पेमेंट कर दियो। क्लियर? अब कुछ दिन बीते, ये इनको फोन पे फोन कि भैया मेरे पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। लेकिन हुआ क्या, ये पैसे दे नहीं रहे थे भाई साहब, जो परचेज वाले भाई साहब थे उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो सेलर साहब ने सोचा, सेलर साहब एक दिन इनके घर चले गए, इनके घर जाकर के बोले कि इसको हम पी नाम दे देते हैं, इसको हम
एस नाम दे देते हैं। इनको जाके करके बोला कि भैया ठीक है, आप मुझे पेमेंट नहीं देते, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मेरे 90,000 है, ठीक है, आप 90,000 मत दो पूरे, मुझे 85,000 ही दे दो, मैं 5,000 का आपको डिस्काउंट कर दूंगा, मुझे बहुत जरूरी पैसे चाहिए, आप मुझे 85,000 दे दो। क्लियर? 5,000 का मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, अगर आज अभी की अभी आप मुझे पेमेंट दे देते हो। ये किस लिए पेमेंट, इन्होंने इसको डिस्काउंट किस लिए दिया? इसलिए दिया ताकि इनकी पेमेंट जल्दी से रिकवर हो जाए। 5,000 डिस्काउंट के लालच में वो मुझे पेमेंट दे दे। क्या उसने बोला कि भैया पेमेंट तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, पेमेंट तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेके रहूंगा, तो एक काम कर, अगर अभी दे देता है तो मैं 85,000 में ले लूंगा और 5,000 का तुझे डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये पैसा, ये डिस्काउंट जो है बीच में 5,000 का, ये जो बीच में 5,000 का डिस्काउंट है, ये किस लिए दिया गया? कैश रिकवर करने के लिए, ठीक है, ये किस लिए दिया गया? कैश रिकवर करने के लिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? जी हाँ, इसे ही तो हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। इसे हम क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। तो दो तरीके के डिस्काउंट हमारे पास हो गए, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया गया एट द टाइम ऑफ सेल, कैश डिस्काउंट दिया गया एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कैश। कैश वापस लेने के लिए उससे हमने क्या दे दिया? कैश डिस्काउंट दे दिया। और मैडम बैंक में एंट्री घूमेगी तो भी कैश डिस्काउंट हो सकता है? जी हाँ, कैश डिस्काउंट का मतलब ये है कि हमने पेमेंट निकलवाने के लिए उसको डिस्काउंट दिया, ठीक है। अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं, चार्ट बना लो, चार्ट बनाओगे तो बहुत अच्छे से चीजों की क्लैरिटी रहेगी। और ये मत सोचना, अगर आपको परफेक्ट होना है ना, परफेक्ट, तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। आप एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, बंदा आपसे, सामने वाला जो क्लाइंट है, वो कुछ भी पूछ सकता है। इन डेप्थ नॉलेज आप लोगों को जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोग यूं सोचोगे कि नहीं नहीं मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, मैं जैसे वो कुछ एक कंप्यूटर सेंटर वाले सिखाते हैं, ऊपर ऊपर का सिखाया और हो गया। अगर सिर्फ एक अकाउंटेंट बनना है तो वैसा सीख लीजिए, अगर एक प्रोफेशनल बनना है तो इन डेप्थ नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला आ जाएगा जी ट्रेड डिस्काउंट। फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट, सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट। अपने नोट्स बनाते चलेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे दिया जाता है। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ रिसीविंग मनी, जब आप पैसा लेंगे तब दिया जाता है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, ये बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता, सबसे बड़ी बात, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। अब समझ में आया किस लिए डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिस्काउंट कौन सा है, कैश डिस्काउंट है या फिर ट्रेड डिस्काउंट है। नोट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करना। दिस इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। समझ में आया? कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर आप लोगों ने चार्ट बनाना है तो चार्ट बना लीजिए, अदरवाइज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना, ठीक है। नोट्स जितना प्रॉपर रखोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। अगर नोट्स प्रॉपर नहीं है तो ध्यान रखिएगा आगे के लेक्चर समझ में ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो साथ के साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए। छोटा सा चार्ट है, 1 मिनट में बन जाएगा। बन गया आप लोगों का चार्ट? ठीक है, गुड इवनिंग जी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये नोट्स जो है, नोट्स भी मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैंने ये नोट्स जो है अपलोड कर दिए हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल आप लोग जरूर फॉलो कर लेना। साथ के साथ मैं हर लेक्चर के नोट्स अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल रही हूँ। आगे देखेंगे वाउचर। वाउचर हमारे पास क्या होते हैं? वाउचर से पहले ना एक बार इनवॉइस समझ लो, इनवॉइस क्या होता है, ठीक है। इनवॉइस क्या है, मैं इसमें डालना भूल गई। इनवॉइस मतलब जो भी आप बिल इशू करेंगे, आप कभी भी कहीं भी जाते हो, किसी भी मॉल पे जाते हो, रेस्टोरेंट पे जाते हो, तो आपको एक बिल मिलता है, उस बिल को हम क्या कहते हैं? इनवॉइस। उसको हम क्या कहते हैं? इनवॉइस। अब मैम वाउचर क्या है? वाउचर क्या है? उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। उसका एक आपने जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट पे गए, आपने बिल लिया, आपको बिल दिया जाएगा, बिल के बाद आपको एक कैश वाउचर दे देगा कि आपसे उसने इतना कैश रिसीव कर लिया, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? कैश वाउचर।
या अगर आप अपने बिजनेस में किसी को पेमेंट कर रहे हो तो एक पेमेंट वाउचर बना करके दे दोगे कि मैंने आपको इतनी पेमेंट कर दी है। वाउचर एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, कैश रिसीव हो गया, ठीक है। एक्सपेंस वाउचर भी हो सकते हैं, आपने वाउचर बुक बना ली, उसमें आप लिखते रहते हो कि इतने इतने एक्सपेंसेस मेरे हुए, ठीक है, और साइन करवा लेते हो जिस भी बंदे को आपने उस एक्सपेंसेस उसके पे किए हैं, ठीक है। तो वाउचर्स क्या है, एक तरीके के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। क्लियर। नाउ गुड्स की बात करेंगे। गुड्स क्या है? गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? इनविजिबल फॉर्म में होती है, इनटैंजिबल फॉर्म में होती है, वो दिखती नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ये क्या है? सर्विसेज है, ये दिखती नहीं है, इनटैंजिबल है। लेकिन गुड्स, ये पेन की मैं बात करूं, ये पेन क्या है? टेंजिबल है। कोई भी पर्सन इस पेन को आगे सेल करता है, कोई भी पर्सन इस पेन को आगे सेल करता है, तो वो क्या कर रहा है? टेंजिबल गुड्स को आगे सेल कर रहा है। तो यानी ऐसी किसी भी चीज को आगे सेल करना जो कि टेंजिबल प्रोडक्ट है, अपना बिजनेस करना, वो क्या होगी? गुड्स होगी। और ध्यान रखिएगा, गुड्स जो है, गुड्स सेल परचेज के लिए ली जाती है। अगर जैसे मैंने, कोई भी फर्नीचर है, फर्नीचर वाली कंसर्न है, उसका मेन काम क्या है? फर्नीचर बेचना है, ठीक है। कोई भी एक बिजनेसमैन है, उसका मेन क्या काम क्या है? फर्नीचर बेचना है। तो वो फर्नीचर जो वो खरीद के लाया और आगे बेच रहा है, ठीक है, वो फर्नीचर जो उसने खरीदा और उसे कल को आगे बेच देगा, वो उसके लिए क्या है? गुड्स। लेकिन उसने अपने कैबिन के लिए एक बढ़िया सी टेबल रख ली, एक बढ़िया सी टेबल अपने कैबिन में रख ली, एक बढ़िया सा सोफा सेट उसने अपने कैबिन में रख लिया, ताकि भैया कोई भी आए तो उसे यहाँ पे एक ऑफिस, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखना चाहिए। तो वो जो टेबल वो खुद के लिए जो यूज कर रहा है, वो एसेट है, वो गुड्स नहीं है। यानी कि जो चीजें हमने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपने पास रख ली, जो हम आगे फर्दर रीसेल नहीं करेंगे, वो मेरे पास क्या है? एसेट्स हैं, ठीक है। सेम चीज गुड्स भी हो सकती है, एंड सेम प्रोडक्ट कैन बी कैपिटल एसेट्स ऑल्सो, ठीक है। कैपिटल एसेट्स वो कब बन जाएंगी? जब हम यूज कर रहे हैं, हम उसको फर्दर रीसेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी भी चीज को आप लोग फर्दर रीसेल कर देते हो, फर्दर रीसेल कर देते हो, तो वो मेरे पास क्या हो जाएंगी? गुड्स हो जाएंगी। क्लियर। वो मेरे पास क्या हो जाएंगी? गुड्स हो जाएंगी। अब आज किसी का भी पर्सन का मशीनरी का बिजनेस है, किसी भी पर्सन का मशीनरी का बिजनेस है, तो जो मशीनरीज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वो परचेज करेगा फर्दर सेल करने के लिए, वो गुड्स है। जो उसने अपने खुद के लिए यूज कर ली, अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज कर ली, वो उसकी क्या बन जाएंगी? एसेट्स बन जाएंगी। लेकिन अगर वो मैडम घर निकाल करके ले गया, तो वन क्वेश्चन कैन बी दैट कि मैम फर्नीचर था, फर्नीचर जो उसने आगे बेच दिया, गुड्स है। बिजनेस में घर निकाल लिया, गुड्स है। लेकिन घर के लिए सोफा सेट लेकर के चला गया, तो वो ड्रॉइंग्स है। घर के लिए सोफा सेट लेकर के चला गया, तो ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग्स यानी कि पर्सनल यूज के लिए, चाहे आप बिजनेस से कैश ले जाओ, चाहे आप बिजनेस के लिए गुड्स ले जाओ, बिजनेस से गुड्स ले जाओ, पर्सनल यूज के लिए जो कुछ भी बिजनेस से निकालोगे, आइदर गुड्स आइदर कैश, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स हो जाएंगी। तो ड्रॉइंग्स भी समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन गुड्स में एक और चीज समझने की है, ठीक है, गुड्स में एक और चीज समझने की है। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, धागा मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो जो कॉटन खरीदोगे, जो कॉटन खरीदोगे, वो क्या होगा? वो रॉ मटेरियल होगा, वो गुड्स नहीं होगा। गुड्स आपके लिए क्या है? वो धागा। ट्रेडिंग तो धागे में करोगे ना कल को, ठीक है। तो इसमें आगे हम जाके सीखेंगे रॉ मटेरियल क्या है। रॉ मटेरियल यानी कि जो हमने रॉ मटेरियल कल को क्या होगा? गुड्स में कन्वर्ट होगा। तो गुड्स बनाने के लिए जो हम प्रोडक्ट लेकर के आए, उसे हम रॉ मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। परचेज, परचेज का मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो भी हमने गुड्स बाहर से खरीदी हैं आगे बेचने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? परचेज बोलेंगे। परचेज कैश में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी हो सकती है, लेकिन ये क्या होनी चाहिए? फर्दर सेल करने के लिए होनी चाहिए। गुड्स किस लिए खरीदी जानी चाहिए? सेल करने के लिए खरीदी जानी चाहिए। ये चीज समझ में आ गई। आगे देखेंगे स्टॉक। 3 तरीके के स्टॉक होते हैं। कौन कौन से? रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। सबसे पहले स्टॉक का मतलब समझ लो। देखो क्या होता है, आप ड्यूरिंग द ईयर आप बिजनेस कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो। अब बिजनेस किया, तो बिजनेस का मैंने बताया था अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। 31 मार्च 2024 कर देती हूँ मैं इसको, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आप काम कर रहे थे, तो 31 मार्च 2024 को आपने अपनी P&L बनाना था, बैलेंस शीट बनानी थी। तो यहाँ पे जब आप अपनी बैलेंस शीट बना रहे थे, तो यहाँ पे बताओगे ना कि आपके पास कितना स्टॉक है। जब 31 मार्च को आप अपनी अकाउंट्स फाइनल करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास
स्टॉक कितना है। अब एक बात बताओ, जब आप यहाँ पे अपना स्टॉक बता रहे हो कि मेरे पास स्टॉक कितना है और आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो कहीं ना कहीं, अच्छा पहली बात तो स्टॉक का मतलब समझ में आ गया कि क्लोजिंग स्टॉक यानी लास्ट डेट पे आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है ये पता होना जरूरी होता है। ठीक है, तो लास्ट डेट पे जो स्टॉक होगा उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। और वही अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2024 की, उसी स्टॉक को यहां बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, यहां बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक में अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है, एक आ जाएगा फिनिश्ड गुड्स यानी जो माल बन चुका है। पर एक बात बताओ, कोई भी क्या एक पर्टिकुलर डेट ऐसी हो सकती है जिसमें सिर्फ रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स ही आए? नहीं, देयर कैन बी अ सेमी फिनिश्ड गुड्स ऑल्सो। कुछ ना कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में भी तो होगा, कुछ ना कुछ माल बन रहा होगा, ऐसा भी तो होगा ना कि कुछ ना कुछ माल बन रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सेमी फिनिश्ड गुड्स, जो कि उस दिन पे बन रहा है, यानी ना ही वो रॉ मटेरियल है ना ही वो फिनिश्ड गुड्स है। तो 3 तरीके के स्टॉक हमारे पास आ जाएंगे। जो साल के लास्ट, जो अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डेट पे स्टॉक होता है उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और जो साल के फर्स्ट हमारे पास डे पे स्टॉक होता है उसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास दिए हुए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब देखो, पीछे हमने देखा था कि एक पर्सन था सेलर, उससे परचेजर उधार पे माल ले गया। ठीक है, हम यहीं पे उन दोनों की तस्वीर बना देते हैं। ये था सेलर, ये था परचेजर। परचेजर ने इसे उधार पे माल खरीदा था 90,000 का। तो ये जो परचेजर है, परचेजर ने क्या करना है, सेलर को पैसा देना है। परचेजर ने सेलर को पैसा देना है। मैं बात कर रही हूँ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां मैं बात कर रही हूँ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ परचेजर इस सेलर का क्या बन जाएगा, डेटर। जिसको हमने उधार पे माल बेचा, जिसको हमने उधार पे माल बेचा, जिसको बेचा है वो हमारा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। क्लियर? लेकिन इस एस ने भी अगर मार्केट में से किसी थर्ड पर्सन से उधार पे माल खरीदा होता, ठीक है, ये जैसे इसका नाम हम राम रख देते हैं, राम ने इस एस को माल बेचा 50,000 का उधार पे, तो यहाँ पे एस ने क्या करना है, इसको पैसा देना है, इसको पैसा देना है, इससे इसने उधार पे माल खरीदा है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। फिर से समझो, डेटर, डेटर जिसको माल बेचा, जिसको माल बेचा वो क्या है, डेटर। ठीक है, उधार पे बेचा, और जिससे माल उधार पे खरीदा, क्रेडिटर। जिससे माल उधार पे खरीदा वो क्रेडिटर। बात समझ में आ गई? डेटर्स हमारी एसेट है, क्रेडिटर्स को हमने पैसा देना है, देना है तो वो हमारी लाइबिलिटी है। क्लियर? आसान शब्दों में इसको भी लिख लो, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डेटर्स पब्लिक क्रेडिटर्स। ठीक है, एक तरफ बात करेंगे डेटर की, एक तरफ बात करेंगे क्रेडिटर की। डेटर्स को, ठीक है, गुड्स सेल की जाती हैं, गुड्स सेल की जाती हैं, इससे हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, इससे पैसा लेना होता है और इसको पैसा देना होता है। ये हमारी एसेट होती है, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हमने जो छोटे छोटे कंसेप्ट थे वो देख लिए। कल हम थोड़ा सा टैली का जो प्रैक्टिकल सेशन है, प्रैक्टिकल सेशन भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे आगे हम थोड़ा डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज भी देखेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट अभी हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो गाइज, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ताकि हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है जब इस तरीके से आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।